देश के प्रख्यात शोध कृषक व शून्य लागत खेती के जनक सुभाष पालेकर ने कहा कि जैविक व रासायनिक खेती प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा है। इनसे अधिक लागत पर जहरीला अनाज पैदा होता है, जिसे खाकर मानव बीमार और धरती बंजर हो रही है। जीव, जमीन, पानी और पर्यावरण को बचाने तथा सुस्वास्थ्य के लिए एकमात्र उपाय है कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती। इसके लिए 30 एकड़ पर सिर्फ एक गाय पालने की जरूरत है। एक गाय से ही शून्य लागत पर प्राकृतिक खेती करके प्रत्येक किसान हजारों की बचत के साथ देश व समाज की भलाई भी कर सकता है। शोध कृषक श्री पालेकर दैनिक जागरण से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैविक व रासायनिक खेती के चलन से औसत उपज स्थिर हो रही है, जहरीला अनाज पैदा हो रहा है। इसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही है। परंपरागत खेती किसानों के लिए घाटा साबित हो रही है। नतीजतन उनका खेती से मोहभंग हो रहा है। वे शहर की ओर पलायन को मजबूर है। किसान आत्महत्या को भी मजबूर है। ऐसे में शून्य लागत प्राकृतिक खेती उनके जीवन को बदल रही है। उन्होंने बताया कि गाय के 1 ग्राम गोबर में असंख्य सूक्ष्म जीव है, जो फसल के लिए जरूरी 16 तत्वों की पूर्ति करते हैं। इस विधि में फसलों को भोजन देने के बजाय भोजन बनाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इससे 90% पानी और खाद की बचत होती है। देश में अब सिर्फ 42 करोड़ एकड़ जमीन बची है। यदि सरकार ने कृषि के लिए इस जमीन को सुरक्षित नहीं रखा तो भविष्य में देश को भयानक खाद्यान्न संकट से जूझना पड़ेगा। विदेशों में भी प्रिय है पालेकर का प्रयोग। अमरावती महाराष्ट्र निवासी सुभाष पालेकर ने वर्ष 1988 से 1995 तक शून्य लागत खेती पर प्रयोग किया। इसके बाद अन्य प्रांतों के किसानों के साथ भी इसे साझा किया गया। चौंकाने वाले परिणाम आने पर पालेकर ने शून्य लागत प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का निश्चय कर लिया। पालेकर बताते हैं कि सोशल मीडिया व वेबसाइट www.palekarjirobudgetspiritualfarming.org से जानकारी जुटाकर विदेशों में प्रयोग शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अमेरिका, अफ्रीका समेत आधा दर्जन देशों में प्राकृतिक खेती लोकप्रिय हो रही है। सरकार से नहीं मिला संबल। पालेकर को इस बात का मलाल है कि विदेशों ने जिस तकनीक को अपने यहाँ फार्मिंग का हिस्सा बना लिया, उसे अपने देश की सरकार से अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि अब तक वह देश में भ्रमण करके 40 लाख किसानों को शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं। सूखे को मात देने में सक्षम तकनीक। शोध कृषक सुभाष पालेकर ने दावा किया कि सूखे को मात देने में शून्य लागत प्राकृतिक खेती कारगर है। दरअसल इस विधि में अपेक्षाकृत मात्र 10% पानी की जरूरत पड़ती है। कीट रोगों का भय एकदम समाप्त हो जाता है। ड्योढ़ा उत्पादन, दूनी कीमत। पालेकर ने दावा किया कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जैविक व रासायनिक खेती के सापेक्ष ड्योढ़ी पैदावार होती है। बाजार में खाद्यान्न का मूल्य 2 गुना से अधिक मिलता है। शून्य लागत खेती पर एक नजर। मुख्य फसल का लागत मूल्य, साथ में उत्पादित सह फसलों को विक्रय मूल्य से निकालकर लागत को शून्य करना तथा मुख्य फसल को बोनस के रूप में लेना। खेती के लिए कोई भी संसाधन, खाद, बीज, कीटनाशक आदि बाजार से न लाकर इसका निर्माण घर पर ही करने से लागत शून्य हो जाती और गांव का पैसा गांव में रहता है। शून्य लागत खेती के चरण। 1. बीजामृत बीज शोधन। 5 किलो देशी गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, 1 मुट्ठी पीपल के नीचे अथवा मेड़ की मिट्टी, 20 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे रखे। दिन में 2 बार लकड़ी से हिलाकर बीजामृत तैयार किया जाता। 100 किलो बीज का उपचार करके बुवाई की जाती है। इससे डीएपी, एनपीके समेत सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और कीट रोग की संभावना नगण्य हो जाती है। 2. जीवामृत। इसे सूक्ष्म जीवाणुओं का महासागर कहा गया है। 5 से 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो देशी गाय का गोबर, 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो दलहन आटा, 1 मुट्ठी जीवाणुयुक्त मिट्टी, 200 लीटर पानी। सभी को एक में मिलाकर ड्रम में जूट की बोरी से ढके। 2 दिन बाद जीवामृत को टपक सिंचाई के साथ प्रयोग करें। जीवामृत का स्प्रे भी किया जा सकता है। घन जीवनामृत। 100 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो दलहन आटा, 100 ग्राम जीवाणुयुक्त मिट्टी को 5 लीटर गोमूत्र में मिलाकर पेस्ट बनाए। 2 दिन छाया में सुखाकर बारीक करके बोरी में भर ले। 1 एकड़ में 1 कुंतल की दर से बुवाई करें। इससे पैदावार 2 गुनी तक बढ़ जाएगी। जैविक बनाम जहरीली कृषि। लेखक एस धनोतिया जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इंदौर से सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं सरकार की एक बड़ी साजिश के तहत ही किसान भ्रमित हैं और कर्ज लेकर तथाकथित आधुनिक कृषि एवं अब जैविक कृषि के भंवर जाल में फंसता जा रहा है। जैविक कृषि के लिए किसान को न तो कर्ज की आवश्यकता है और न ही नशेड़ी लत की तरह किसी प्रकार की सब्सिडी की। मनुष्य के जीवन का मूल आधार कृषि है। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती गई, वैसे वैसे खाद्यान्नों की जरूरतें भी बढ़ती गईं। पारंपरिक कृषि के मूल तत्वों को न समझ पाने और नई नई वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप कृषि में नव परिवर्तन की बयार सी चल पड़ी।
प्रकाश संश्लेषण एवं नत्रजन चक्र की खोज ने कृषि की दिशा परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई। पश्चिम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिबिक के प्रयोगों को आधुनिक कृषि का आधार माना जाता रहा है। हमारे यहाँ महर्षि पराशर को भारतीय कृषि का मनीषी माना जाता है, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर है, जिसे आधुनिक भारतीय समाज ने नजरअंदाज कर दिया, और लिबिक महोदय भारतीय कृषि या रासायनिक कृषि दिखने करने में सरल प्रतीत होने का भ्रम पैदा करती है। जब जब विश्व में खाद्यान्नों की कमी महसूस की गई, तब तब कई प्रकार के नवायामों ने कृषि में जन्म लिया, और आज कृषि आधुनिक रासायनिक कृषि से आगे दौड़कर हाईटेक एवं जीएम तकनीक आधारित कृषि तक जा पहुंची है। परंतु विभिन्न प्रयोग करने वालों ने मिट्टी को निर्जीव समझकर उसके दर्द को कभी महसूस नहीं किया और अंधाधुंध प्रयोग करते हुए उसे जहर पिलाते गए। परिणाम हमारे सामने है। मिट्टी न केवल जहरीली और अनुपजाऊ बनती जा रही है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर निरंतर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हम विचार करें कि रासायनिक कृषि जैसी घातक विधा का नाम क्या विकल्प है। उन्हीं पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जिन्होंने रासायनिक कृषि को जन्म दिया था, अब इसके विकल्प भी सुझाना प्रारंभ कर दिए हैं। जैविक खेती की आधुनिक अवधारणा ने इस भ्रम के साथ जन्म लिया कि यह कठिन ही नहीं महंगी भी है तथा इससे उत्पादन घट जाता है, अतः जैविक उत्पाद महंगे ही बिकना चाहिए। भारतीय किसान भी इसी अवधारणा एवं षड्यंत्र का शिकार हो गया। इसके लिए हमारी सरकार सबसे ज्यादा दोषी है। जैविक खेती की अवधारणा के दौर में गैर विश्वविद्यालयीन भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने भी कई प्रकार से महर्षि पराशर का अनुसरण करते हुए अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत ही नहीं की, बल्कि कुछ क्षेत्रों में वे निरंतर बिना किसी शासकीय आर्थिक मदद के उत्कृष्ट अनुसंधान कर चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। लगभग सभी ने महर्षि पराशर के श्लोक जीवो जीवस्य जीवनम को आत्मसात किया है। एक गणितज्ञ प्रोफेसर श्रीपाद अच्युत दाभोलकर ने अपने घर की छत पर कई प्रयोग किए एवं विश्वपुष्ट ग्रामे अस्मिन अनातुरम को संपूर्ण विश्व के लिए वरदान स्वरूप आगे बढ़ाते हुए कृषि में नेचुकोकल्चर जैसे वैज्ञानिक शब्द गढ़ते हुए प्रोज्यूमर सोसाइटी बनाने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीण विकास सही दिशा प्राप्त कर सके एवं किसानों को उनके उत्पाद को केवल सही मूल्य ही प्राप्त न हो, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बिचौलियों की मार से बचाया जा सके। नेचुकोकल्चर एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा किसान प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग करें तो उसे बिना किसी बाहरी उपदानों, उपकरणों, रासायनों एवं कीटनाशकों के अधिकतम रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हो सकता है। नेचुकोकल्चर के प्रमुख तत्व हैं सूर्य प्रकाश, पानी, सजीव मिट्टी एवं शुद्ध बीज तथा कृषि का वैज्ञानिक ज्ञान। परंतु सूर्य प्रकाश का अधिकतम उपयोग हम तभी कर सकते हम जब सौर ऊर्जा को ग्रहण करने वाला तत्व हरी पत्तियां पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ अवस्था में उपलब्ध हैं, और इसके लिए सजीव मिट्टी का होना आवश्यक है। नेचुकोकल्चर मात्र एक विधा नहीं है। हमारे देश में महर्षि पराशर के उपरोक्त श्लोक के आधार पर देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कई और कृषि विशेषज्ञों ने आमूलचूल योगदान दिया है और दे भी रहे हैं। सुभाष पालेकर ने तो चमत्कारिक कार्य करते हुए जीरो बजट कृषि की अवधारणा को जन्म देकर इस देश के किसानों को एक दैवीय उपहार प्रदान किया है। आवश्यकता इस बात ही है कि किसान इस विधा पर विश्वास करें और पूर्ण आस्था के साथ अपनाएं तथा अपनी आशंका एवं भय दूर करें कि जैविक कृषि में उत्पादन घट जाता है। वे जैविक कृषि के मूल तत्वों को सही स्वरूप में समझें तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं सरकार के साझा धोखों से बचें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं सरकार की एक बड़ी साजिश के तहत ही किसान भ्रमित हैं और कर्ज लेकर तथाकथित आधुनिक कृषि एवं अब जैविक कृषि के भंवर जाल में फंसता जा रहा है। जैविक कृषि के लिए किसान को न तो कर्ज की आवश्यकता है और न ही नशेड़ी लत की तरह किसी प्रकार की सब्सिडी की। सब्सिडी एक धीमा जहर है जिसकी आदत न केवल कृषि के मूल दर्शन से किसान को भटकाती है, बल्कि उसे आत्मग्लानि के दंश से नित्य डिसती है। क्योंकि हवा में 78% नत्रजन है, वहां भला पौधों को इसी नत्रजन को अतिरिक्त ऊर्जा देकर यूरिया में बदल कर देने की क्या आवश्यकता है, जबकि पौधों द्वारा नत्रजन उसी विकल्प से ग्रहण की जाती है जिस विधि से वायुमंडल की नत्रजन ग्रहण किया जाता है। जैविक कृषि की कई और विधाएं भी प्रचलन में हैं, जैसे नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, बायोडायनामिक फार्मिंग आदि। किंतु आवश्यकता है कृषि के मूल तत्वों को वैज्ञानिक रीति से समझकर अपनाने की। यद्यपि शासन तंत्र से इन भारतीय विधाओं के प्रोत्साहन की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि आज अर्थतंत्र की हवा जो बह रही है